Good morning, students. Myself, Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर की बात कर रहे थे और प्रो सोशल बिहेवियर यानी कि समाजोन्मुखी या समाजोपयोगी व्यवहार या जिसे हम परोपकारी व्यवहार भी कई बार कहते हैं, उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे व्यक्ति समाजोन्मुखी व्यवहार में परोपकार में किस तरीके से सहायता करता है या परोपकार किस तरीके से करने के लिए तैयार रहता है। बेसिकली जो परोपकार है या जिसे हम ऑल्ट्रिज्म कहते हैं वो एक तरीके का सहायता परक व्यवहार है। तो इस सहायता परक यानी हेल्पफुल बिहेवियर जिसे हम ऑल्ट्रिज्म भी कहते हैं, ये व्यक्ति कब करता है, क्यों करता है, किन परिस्थितियों में अधिक करता है, किन परिस्थितियों में कम करता है, इन्हीं सब चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परोपकारी व्यवहार की विशेषताएं क्या होती है। तो ये देखा गया है कि परोपकार परक जो व्यवहार करता है या व्यक्ति जो सहायता परक व्यवहार करता है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। पहला तो कि सहायता परक व्यवहार हमेशा ही स्वेच्छा से किया जाता है, किसी के दबाव में, किसी के कहने से ये चीज़ नहीं होती। व्यक्ति को यदि किसी पे परोपकार या कोई उपकार करना है तो वह स्वेच्छा से करता है। दूसरा, इसमें व्यक्ति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाना होता है, उसका कल्याण करना होता है, उसे जो उसकी परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालना होता है। तो इस तरीके से बेसिकली जो सामने वाला किसी परिस्थिति में फंसा हुआ है या वो परेशान है तो उससे बाहर निकालना, उसे लाभ पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट विशेषता है वो है कि इसमें व्यक्ति जनरली अपने लाभ या हानि के ऊपर विचार नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि इससे उसे क्या फ़ायदा होने वाला है या इससे उसे क्या नुकसान होने वाला है, लेकिन यदि उसमें किसी की सहायता करने की इच्छा है, परोपकार करने की इच्छा है तो वह निस्वार्थ भाव से करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के संदर्भ में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर सकते हैं। जनरली यही विशेषताएं, इनको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर हम बताएं तो वही इस परोपकारी या ऑल्ट्रिज्म जो है या आपका परोपकारिता है उसकी विशेषताएं बन जाएगी। तो देखिए इसमें भी वही है। पहला, ऐच्छिक रीति से यानी कि वह जानबूझकर करता है। ऐसा नहीं है कि परोपकार कभी अनजाने में हो गया या कर दिया तो वो परोपकार की श्रेणी में आता ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में किसी का कुछ भला कर देता है, यानी वो सोच के तो कुछ खुद के लिए करना चाह रहा है और उसी बीच उसके किसी एक्टिविटी से दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, तो वो परोपकार नहीं है। बेसिकली परोपकार ऐच्छिक होता है, वॉलंटरी होता है। आप स्वयं चाह कर वो कार्य करते हैं, यानी स्वेच्छा उसमें ज़रूरी है। दूसरा है वही कि इसमें दूसरों को लाभ पहुंचाने का, उनका कल्याण करने का भाव होता है। तीसरा है इसमें खुद के लाभ हानि पर विचार नहीं किया जाता, न इसमें व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है। इसके अलावा ये आत्मचेतन या जिसे हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो बात होती है उस पर परोपकारिता जाकर आती है। यानी व्यक्ति जब तक स्वयं की सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करता है, अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए करता है, तब तक परोपकार नहीं है। जहाँ वो दूसरे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन पे आता है और अपनी क्षमताओं से दूसरों का भला करने की सोचता है, नैतिक मान्यताओं को मानने लगता है कि समाज के प्रति उसका क्या नैतिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, इन चीज़ों को जब वो देखता है तो वो परोपकार करता है। इसके अलावा परोपकार कई बार व्यक्ति जो है सहायता करने वाले व्यक्ति की तरफ जब ध्यान जाता है तब भी वो उसकी सहायता करता है। कई बार ऐसा होता है कि सामने ही कोई चीज़ हो रही हो लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं गया तो व्यक्ति परोपकार नहीं कर पाता है। इसके अलावा कई बार व्यक्ति अत्यधिक जोखिम लेकर या हानि उठाकर भी परोपकार करता है, दूसरों की मदद करता है, जिसमें हो सकता है उसको कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए, कुछ फिजिकल लॉस हो जाए, लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद करने में रहता है। आपने ऐसे कई इंसिडेंट देखे होंगे कि आग में लोग फंस गए हैं या पानी में लोग डूब रहे हैं, तो जिसको तैरना आता है वो अपनी जान की परवाह किए बिना भी कई लोगों की जान बचाता है और उसके बाद हो सकता है कई बार उसकी जान ही चली जाए उस परोपकार में। तो ये बहुत बड़ी रिस्क एक लेकर व्यक्ति करता है, अपने शारीरिक रिस्क पे, अपनी फिजिकल रिस्क पे, कई बार अपनी फाइनेंशियल रिस्क पे, कि दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग कर भी दूसरों को कठिन परिस्थिति से निकालता है। तो इस तरीके से परोपकारी व्यवहार जो है वो निस्वार्थ और कई बार स्वयं के लिए हानिकारक भी हो जाता है। तो इस तरीके के अगर हम परोपकारी व्यवहारों को देखें तो निःशुल्क औषधि वितरण है,
दुर्घटना में यदि व्यक्ति है तो उसे बाहर निकालना, दुर्घटना वाली स्थिति से बाहर निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाना, समाज सेवा करना, निर्धन और साधनहीन व्यक्तियों की आर्थिक मदद करना, छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाना। कई जगह जगह लोग ऐसे कार्य करते हैं और आपने कई ऐसे एनजीओज़ भी देखे होंगे, यानी कि संस्थाएं जो मिलकर लोगों को इन कार्यों में लगाती है। कई इंडिविजुअल भी करते हैं और कई संस्था के रूप में मिलकर भी करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि परोपकारी व्यवहार जो है वो स्वार्थ रहित होता है और दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए होता है। अब अगर हम देखें तो परोपकारी व्यवहार जनरली वैसे तो निस्वार्थ होता है, लेकिन फिर भी इसमें दो इसके प्रकार बताए गए हैं। एक है परस्पर विनय वाली परोपकारिता और एक है शर्त रहित परोपकारिता। शर्त रहित तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, बिना किसी शर्त के दूसरों की मदद करता है। लेकिन परस्पर विनय वाली जो परोपकारिता है उसमें कहीं एक छोटा सा भाव ये व्यक्ति के अंदर आता है कि आज मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ या सहायता कर रहा हूँ तो हो सकता है बदले में वो भी मेरी कल सहायता करे। तो कई बार इस तरीके की उम्मीद में भी व्यक्ति करता है। तो ये दो तरीके की परोपकारिता होती है। जैसे सड़क पर गिरे हुए व्यक्ति को अगर आप उठा के हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं तो नेचुरल है, इसमें शर्त रहित परोपकारिता है। आप ना उस व्यक्ति को जानते हैं, आपको नहीं पता दोबारा ज़िंदगी में वो कहीं मिलेगा भी या नहीं। लेकिन अगर आप ऑफिस में हैं और अपने कलीग की हेल्प कर रहे हैं, अपने जूनियर की हेल्प कर रहे हैं, तो नो डाउट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि बदले में वो भी कल को आपका सपोर्ट करेगा। तो ये एक तरीके से शर्त वाली या परस्पर विनय वाली परोपकारिता है। अब हम परोपकारिता के निर्धारकों की यानी डिटर्मिनेट्स की बात करें तो तीन तरीके के डिटर्मिनेट्स बताए गए हैं। पहला है सिचुएशनल डिटर्मिनेट्स, यानी कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जो परोपकारी बिहेवियर को प्रोवोक करती हैं। कुछ है सोशल डिटर्मिनेट्स, यानी कौन से सामाजिक ऐसे कारक हैं जो परोपकारी व्यवहार को आगे लाते हैं। और तीसरा है व्यक्तिपरक निर्धारक, यानी व्यक्ति स्वयं में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे परोपकारी व्यवहार करने के लिए मोटिवेट करती है। तो सबसे पहले हम परिस्थितिजन्य निर्धारकों की बात करें तो इसमें सबसे पहला है सहायता के लिए पुकार, क्राई फॉर हेल्प। जनरली आपने देखा होगा कि जब तक व्यक्ति, एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आपके ऊपर अटेंशन नहीं जाएगा, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, कोई आपकी मदद कैसे करेगा। तो ऐसे में यदि सहायता के लिए आप पुकारेंगे नहीं तो लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि आपको सहायता चाहिए या नहीं। लेकिन जब व्यक्ति सहायता के लिए चीखता चिल्लाता पुकारता है तो उसमें जितनी करुणा या जितना ज़्यादा वो इंटेंस होकर चीखता चिल्लाता है उतना ही उसको सहायता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यानी परोपकारिता भी इसी पे करती है। तो आप ये इस कहावत से भी समझ सकते हैं कि माँ भी बच्चे को तब तक फीड नहीं कराती, उसे नहीं समझ आता है कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उसे फीड कराना है। लेकिन जब बच्चा चीख के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तब माँ को समझ आता है कि ये भूखा है और इसे फीड कराना है। तो वही चीज़ है कि जितनी करुणामय पुकार होगी उतना ही आपातकालीन स्थिति को व्यक्ति तुरंत समझेगा और सहायता करेगा। दूसरा है दर्शकों की उपस्थिति या बाय स्टैंडर्ड्स प्रेजेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये देखा गया है कि जितने अधिक दर्शक उपस्थित होंगे हाँ, लाभ या हम कहें परोपकार होने की या सहायता मिलने की जो संभावना है वो उतनी ही कम होती चली जाएगी। यानी अगर हम जनरली कहें कि साहब एक एक्सीडेंट व्यक्ति के पास 10 लोग खड़े हैं और एक एक्सीडेंटल व्यक्ति के पास सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है तो किसे सहायता मिलेगी जल्दी। तो जनरली लोग कहते हैं साहब 10 वाले को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 वाले को सहायता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बाय स्टैंडर्ड्स की उपस्थिति के कारण, दर्शकों की उपस्थिति के कारण जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी का जो भाव है वो बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं मैं नहीं पड़ोसी कर देगा, दूसरा सोचता है मैं नहीं पास वाला कर देगा, और ऐसे में वो 10 लोग मदद नहीं करते। लेकिन जो एक अकेला अगर किसी एक्सीडेंटल केस के पास कोई खड़ा है तो उसे लगेगा यदि मैंने मदद नहीं की तो ये मर जाएगा। तो वहाँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए व्यक्ति को मदद मिल जाती है। तो दर्शकों की अधिक उपस्थिति से मदद मिलना कम हो जाता है। तीसरी चीज़ है संभावित भौतिक क्षति, यानी पॉसिबल फिजिकल लॉस। कई बार देखा गया है कि यदि व्यक्ति को लगे कि दूसरों की मदद में उसे
बहुत दिक्कत आने वाली है, तो ऐसे में सहायता मिलना मुश्किल है। यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि अगर कोई पूरी नाव ही डूब गई, तो जनरली लोग जिसको तैरना आता है वो अपने आप को बचाकर बाहर निकल जाएँगे, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरों को बचाने के चक्कर में हो सकता है उनकी खुद की जान चली जाए। ये तो ऐसी सिचुएशन में बहुत रेयर देखने में आता है कि कोई दूसरों की सहायता करके खुद की जान गँवा देता है। ये रेयर केस है, अदरवाइज़ जनरली लोग अपनी-अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। तो भौतिक क्षति का यदि पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पे सहायता मिलना मुश्किल होता है। दूसरा है लैक ऑफ टाइम, यानी कि समय का अभाव। यदि आपके पास समय का अभाव है तो नेचुरल है, आप अगर कहीं जा रहे हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो नेचुरल है आप सड़क पे देखेंगे भी नहीं कि कौन गिर गया या किसको सहायता की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप नॉर्मल अपने घर की तरफ जा रहे हैं, आप 2 चीज़ें ले सकते हैं। सुबह आप ऑफ़िस जा रहे हैं और शाम को घर आ रहे हैं। सुबह ऑफ़िस जाते वक़्त अगर रोड पर कुछ हुआ हुआ है, तो नेचुरली आप बिना ध्यान दिए फटाफट ऑफ़िस की तरफ निकलेंगे। क्यों? क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन अगर शाम को वापस आते वक़्त आपको वहाँ कुछ दिखे, तो नेचुरली आप रुकेंगे और रुक कर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसकी मदद करनी है या नहीं। तो समय का अभाव भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा नकल या अनुकृति, जिसे हम इमिटेशन कहते हैं, कि व्यक्ति कई बार इमिटेशन के चक्कर में भी हेल्प करता है। वो जिस परिस्थिति में, अगर सपोज़ उसके साथ भी वैसी ही परिस्थिति हुई भी है पास्ट में, अगर उसका भी कभी एक्सीडेंट हुआ और किसी व्यक्ति ने उसकी मदद की हुई है, तो डेफ़िनेटली ऐसा व्यक्ति उस चीज़ को बहुत अच्छे से फ़ील कर सकता है कि अगर मुझे समय पे हेल्प नहीं मिली होती तो मेरी जान नहीं बचती। तो वो व्यक्ति ज़रूर मदद करता है दूसरों की। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ है, वो अपेक्षाकृत कम तैयार रहता है मदद के लिए। तो देखा गया है कि जिनके साथ सेम वैसा ही हुआ हो, उनमें अधिक परानुभूति, सौहार्द अधिक होता है और वो परिस्थिति को अधिक अच्छे से समझ सकते हैं और हेल्प करते हैं। तो ये सारे कुछ परिस्थितिजन्य कारक हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक निर्धारकों की, सोशल डिटर्मिनेट्स की। इसमें सबसे पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि जब व्यक्ति को लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अकेले की है, जब समाज के नियम, मूल्य, मानक उसके सामने आते हैं, उसे लगता है कि मुझे करना चाहिए, अदरवाइज़ लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव बहुत अधिक हो, व्यक्ति मदद करता है। लेकिन जहाँ कोई नहीं देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जहाँ उसे लगता है कि नहीं, किसी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ था। आप ये सोच सकते हैं कि किसी घर में कुछ गड़बड़ हो रहा है और अगर वहाँ एक सिंगल व्यक्ति है, तो उसे लगेगा कि समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे? ये मेरा दायित्व है, ये चीज़ बचाना था, मुझे ये चीज़ करनी थी। तो वहाँ उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ उसे लगता है कि कोई नहीं जानता, कोई किसी को नहीं पता चलेगा, वहाँ लोग नहीं पूछते एक-दूसरे को। इसी तरीके से यही एक कारण है कि आप देखिए गाँवों में लोग एक दूसरे की मदद अधिक करते हैं, क्योंकि गाँवों में सब एक दूसरे को जानते हैं। जबकि सिटीज़ में बड़े-बड़े जो अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, जहाँ 100-100 200-200 फ्लैट्स एक साथ बने हुए हैं, वहाँ पास वाले फ्लैट में कोई जी रहा है या मर रहा है, उसका किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। उसे मालूम है कि कल को पास वाले फ्लैट में कुछ हो भी गया और मैं कुछ नहीं भी करता हूँ, तो किसी को पता ही नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन अगर आस-पास के लोग आपको जानते हैं और तब आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप उस समय मदद करते हैं। इसके अलावा समदृष्टि और पारस्परिकता, यानी इक्वलिटी और रेसिप्रोसिटी, ये जो है, इसके अंतर्गत भी देखा गया है कि व्यक्ति को जब लगता है कि आज मेरी ज़रूरत है इस व्यक्ति को, और अगर आज मैं इसकी मदद करूं तो कल को पुनः ये भी मेरी मदद के लिए आगे आएगा। यानी पारस्परिकता जो है, वो अपने आप को समान उसी जगह अगर रख के अपने आप को देखता है, उसे लगता है कि इसको जो दुख तकलीफ़ हो रही है, वो इसको जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तो वो उसकी सहायता करता है। और उसकी पारस्परिकता पर भी वो विचार करता है कि आज मैं अगर हेल्प करूँगा तो कल ये भी मेरी हेल्प करेगा। इसके अलावा सोशल एक्सचेंज की हम बात करें, जो मैंने पहले भी बताया था कि जनरली लोग इसलिए भी मदद करते हैं कि उससे उनको क्या फ़ायदा है, एक्सचेंज में क्या मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम नुकसान और फ़ायदा दोनों को तोल कर देखते हैं कि मेरी इसकी मदद करने से मुझे कितना बेनिफिट होगा, इसमें नुकसान से ज़्यादा लाभ कितना है या लाभ से ज़्यादा नुकसान कितना है। यदि लाभ की मात्रा ज़्यादा है तो व्यक्ति मदद करने को तैयार हो जाता है। यानी समाज में मेरा नाम होगा, लोग मुझे पूछेंगे, ये सारे एक तरीके से कैसी चीज़ें हैं, ये फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। और इसमें नुकसान कितना है, तो वो दोनों को तोल-मोल कर लेता है और आकलन करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचता है कि लाभ यदि अधिक है
तो व्यक्ति उसकी सहायता करता है। तो ये कुछ सामाजिक निर्धारक थे। अब हम व्यक्तिपरक निर्धारकों की बात करें तो सबसे पहला है लाइकिंग, पसंदगी। व्यक्ति जिनको पसंद करता है, देखा गया है कि जिसको व्यक्ति पसंद करता है उसकी मदद करने के लिए भी वो आगे रहता है। यानी अगर आपके कलीग्स हैं, आपके स्कूल कॉलेज में आपके साथ के लोग हैं, तो जिन्हें आप पसंद करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनकी मदद के लिए आप आगे रहते हैं। और जिनको आप नहीं जानते या जिनको नहीं पसंद करते, उनके लिए ज़रा कम परोपकारिता दर्शाते हैं। इसी तरीके से प्रजाति की अगर बात करें, रेसेस की, तो नेचुरल है ये रेसेस हमारे यहाँ जाति में बदल सकती है। हमारे यहाँ जातिगत हम देखते हैं कि कोई हमारी जाति का इंसान है तो उसकी ज़्यादा मदद की जाती है। हमारे धर्म का है, धर्म जाति हिंदुस्तान में, इंडिया में ज़्यादा हो जाती है। और रेसेस की अगर हम बात करें तो अमेरिका में वाइट एंड ब्लैक का जो कंसेप्ट है रेसेस का, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। वाइट वाइट की मदद करेगा, ब्लैक ब्लैक की करेगा। तो ये थोड़ा सा रेसेस की भी डिपेंड करता है। इसके अलावा इक्वलिटी जो है, यानी कि अगर आपके समान, जैसे मैंने अभी कहा, समान जाति का है, समान वेशभूषा का है, समान आपके अगर आप सपोज़ करें आप राजस्थान में हैं और राजस्थान से बाहर कहीं हैं, आप महाराष्ट्र में हैं या कहीं हैं, तो वहाँ आपका जो प्रांत है उसकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। राजस्थानी राजस्थानी की मदद करेगा, मारवाड़ी मारवाड़ी की करेगा, बिहारी बिहारी की करेगा। तो इस तरीके से जहाँ समानता है, जिस चीज़ में समानता है, वो भी बहुत इफ़ेक्ट डालती है कि व्यक्ति किसकी मदद करेगा। समान राष्ट्रीयता, समान राजनीतिक विचारधारा, समान मनोवृत्ति, समान प्रांत, समान भाषा, समान जाति और आपका समान रिलीजन, ये सारी चीज़ें बहुत अधिक प्रभावित करता है सहायतापरक व्यवहार करने में। इसके अलावा परानुभूति की अगर हम बात करें, एम्पैथी, तो देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में अधिक परानुभूति की भावना होती है, यानी कि जो व्यक्ति दूसरे की फीलिंग्स समझ सकते हैं। परानुभूति का मतलब क्या है? दूसरे की अनुभूति समझने वाला। तो जिसमें ये फीलिंग्स जितनी अधिक होगी, वो व्यक्ति उतना ही अधिक सहायता के लिए तत्पर रहेगा। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति का जो जेंडर है, सेक्स है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखा गया है कि आदमियों की अपेक्षा, यानी मेल्स की अपेक्षा फीमेल को सहायता जल्दी मिल जाती है। फीमेल पर के लिए लोग जल्दी तत्पर हो जाते हैं सहायता करने के लिए। और इसी तरीके से अगर हम बात करें सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति की अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं की, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, सोशल इंटरेस्ट कितना है, वो कितना आउटवर्ड है, बहिर्मुखी है, उसमें कितना सहायतापरक जो ओरिएंटेशन है वो कितना अधिक है। तो ये सारे कुछ उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मैटर करते हैं कि वो सहायता करेगा या नहीं। तो इस तरीके से सहायतापरक व्यवहार के ये तीनों निर्धारक हैं, परिस्थितिजन्य, सामाजिक और व्यक्तिपरक, जिनके बारे में हमने बात की। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।